अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रतिदिन और प्रति घंटे बदलती हुई राजनीति की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महज कुछ महीने के बाद देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जो गोल गुंबद है ये बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार इस गुंबद के नीचे आ जाने के बाद किसी का दिल नहीं करता कि वह स्थान छोड़कर जाए। शरीर भले बाहर चला जाता है लेकिन आत्माएं कलपती हैं। शरीर छोड़ देता है लेकिन आत्मा इसी गोल गुंबद के नीचे विराजती है। यही कारण है कि चुनाव के वक्त लहरों की सवारी करने का वक्त शुरू हो जाता है और तमाम राजनेता, तमाम राजनीतिक दलों के बीच आया राम और गया राम का दौर शुरू हो जाता है। यह दौर वही है। अन्य राज्यों में चुनाव 2-3 महीने पहले चढ़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश अजीब अलग सा प्रदेश है। यहां चुनाव चढ़ता है 1 साल पहले से ही और 6 महीने पहले तो वो सवाब पे आ जाता है। मैं जिक्र करना चाहूंगा बहुजन समाज पार्टी के विधायकों की टूट का, जो राज्यसभा के चुनाव के दौरान जिनमें बड़ी तादाद में टूट हुई थी और अब वो सार्वजनिक हो गई है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इकलौती पार्टी है जो लगातार जिसके विधायक उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं, उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं और पार्टी की विचारधारा, नीतियों और कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग है। समाजवादी पार्टी में बीएसपी के 9 विधायक जाने को आतुर बैठे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर चुके हैं। लालजी वर्मा और राम अचल राजभर निलंबित चल रहे हैं पार्टी से। चर्चा है कि ये भी देर सबेर समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनेंगे। आखिर क्या कारण है कि बीएसपी से जो टूट हो रही है वो अन्य दलों में न जाकर समाजवादी पार्टी में क्यों जा रही है? इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? और समाजवादी पार्टी बीएसपी के इन विधायकों पर डोरे क्यों डाल रही है? क्या इनका कोई राजनीतिक इस्तेमाल है या समाजवादी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि दलितों, शोषित, वंचित और पिछड़ों का एक बड़ा हिस्सा अब उसके साथ है? क्योंकि बीएसपी के वोट जिस प्रकार से बिखर रहे हैं और बीएसपी पिछले 3-4 सालों से जिस प्रकार के लगातार वोट शेयर घटते चले जा रहे हैं, उससे ये बात प्रमाणित होती है कि बीएसपी के प्रति राजनीतिक रुझान में नेताओं में कमी आई है। जनता क्या चाहती है वो तो विधानसभा के चुनाव में तय होंगे, लेकिन 2019 में जब इन दोनों दलों ने गठबंधन किया था उसका सबसे बड़ा लाभ बहुजन समाज पार्टी और मायावती को मिला था। मायावती के 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उतने इनके पास अभी उत्तर प्रदेश में विधायक नहीं बचे हैं जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के इस वक्त बीएसपी के पास हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 जीत पाई थी। अखिलेश यादव बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि गठबंधन का उनका अनुभव बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के साथ अच्छा नहीं था, इसलिए वो किसी बड़े दल के साथ कोई अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो छोटे दलों के साथ हैं। राष्ट्रीय लोक दल उनका पुराना एलआई है, उसके साथ में हैं। महान दल के साथ हैं, संजय चौहान की पार्टी के साथ हैं। और भी छोटे छोटे दलों का से उनका समझौता बातचीत चल रही है। और अब अखिलेश यादव ने पीएसपीएल यानी शिवपाल यादव की पार्टी के साथ भी गठबंधन की बात पिछले दिनों मीडिया इंटरव्यूज में कही है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने जा रहा है? क्या लार्जेस्ट अपोजिशन के रूप में अब समाजवादी पार्टी अनडिस्प्यूटेड तौर पर आगे बढ़ चुकी है? बीएसपी के विधायकों का समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करना क्या इसका बड़ा संकेत है? क्या सेंटर स्टेज पर अब समाजवादी पार्टी बीजेपी के मुकाबिल है, बीजेपी का सामना करेगी? और क्या समाजवादी पार्टी की यही रणनीति है? हालांकि आज ये सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया कि अन्य दलों के भी तमाम बड़े विधायक और नेता अखिलेश यादव के संपर्क में हैं और वक्त रहते वो जाएंगे, लेकिन अभी इसका स्पष्ट नहीं किया गया कि वो कौन लोग हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प होगी। उसका कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो अपने अंतर विरोधों में फंसी हुई है। बीजेपी के भीतर गद्दी को लेकर लड़ाई है, सल्तनत को लेकर बीजेपी में लड़ाई है। ये वही लड़ाई है जो कभी समाजवादी पार्टी में हुई थी। उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा,
इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। प्रदेश नेतृत्व या प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं बीजेपी के कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव होगा, लेकिन फौरन से पेशतर यानी तत्काल से पहले लगातार 3 इंटरव्यूज में केशव मौर्य ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि फेस कौन होगा यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और ऐसा एक बार नहीं कहा, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, यह उनका कैलकुलेटेड मूव है। और पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर उठा पटक, लखनऊ और दिल्ली के बीच का संग्राम, यूपी सरकार की रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए एक विशेष दूत का भेजा जाना, यह सब प्रमाणित करता है कि यूपी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऑल इज नॉट वेल। तो इसका फायदा किसको मिलने वाला है? बीजेपी के भीतर इस अंतर विरोध, इस टूट, इस मतभेद का फायदा किसे मिलेगा? जाहिर सी बात है कि अपोजिशन में मिलेगा। और अपोजिशन में किसको मिलेगा? जो लार्जेस्ट चंक में खड़ा होगा। पंचायत चुनाव एक बड़े सिग्नल के तौर पर उभर कर सामने आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी भरपाई बीजेपी अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में करना चाहती है। लेकिन ग्राउंड के हालात बिल्कुल विपरीत हैं। पंचायत चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट हुआ, और वो भी तब जब कोरोना अपने पीक की तरफ पहुंच रहा था। अगर उसके बाद होता तो शायद बीजेपी को ज्यादा बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज, कोरोना के कुप्रबंधन, कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं को जॉब न मिलना, ये एक बड़ा मुद्दा है। किसान आंदोलन का कुचला जाना, किसानों के प्रति और बिजली के रेट बढ़ा देना और किसानों के प्रति इस सरकार का नकारात्मक रुख इस बात को प्रमाणित करता है कि बीजेपी के भीतर नीतियों को लेकर, मुद्दों को लेकर जबरदस्त मतभेद है। संगठन और सरकार की भी आपस में नहीं पटती है। अब तक केंद्रीय नेतृत्व भी बीजेपी का उत्तर प्रदेश के भीतर कोई समाधान नहीं खोज पाया है। हालांकि समाधान की 3 पुस्तकें दिल्ली दरबार को दी गई थी मुलाकात के दौरान। संकट का समाधान, प्रवासी संकट का समाधान, एक पुस्तक प्रदान की गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश बीजेपी और सरकार के संकट के समाधान केंद्रीय नेतृत्व अब तक नहीं निकाल पाया है। इसीलिए स्वतंत्र देव सिंह कुछ कहते हैं, केशव मौर्य कुछ और कहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व शांत है, चुप है। वो ना तो इधर बोल रहा है ना उधर बोल रहा है। और जब केंद्रीय नेतृत्व ऐसे मुद्दों पर शांत होता है तो जाहिर सी बात है कि मसले दूसरे होते हैं। अब आ जाइए कांग्रेस पे। कांग्रेस अभी तक किसी के साथ अलायंस के तौर पर खड़ी नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में है। 2022 का चुनाव प्रियंका गांधी के लिए एसिड टेस्ट के समान है। अगर 2022 में प्रियंका गांधी चूकती हैं तो यह उनकी छवि पर, उनके राजनीतिक कौशल पर भी बड़े सवाल खड़े करेगा। किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, इसका ऐलान आज अजय लल्लू ने कर दिया। और उन्होंने भी काउंटर अटैक सपा पर किया, कहा हमारा भी अनुभव विधानसभा के चुनाव में अलायंस करके अच्छा नहीं था। यानी अब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एक नहीं आएंगे, समाजवादी पार्टी बीएसपी साथ नहीं आएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बड़ी प्रयोगशाला है। कई बार यहां चुनाव के पहले जो नहीं होता वो परिणाम आने के बाद हो जाता है। अभी की भाषा चुनाव के बाद की भाषा में बदलाव आएगा अगर कहीं भी ट्रायंगल बनता दिखेगा तो आप ये मान के चलें कि जो अपोजिशन है उसमें मतभेद भले हो, लेकिन परिणाम के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो इनको गले मिलने में भी परहेज नहीं है। चौथा प्लेयर है इसमें ओम प्रकाश राजभर का मोर्चा, जो 5-6 दलों के साथ मिलकर बना है। उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। क्यों? क्योंकि राजभर बीजेपी से नाराज हैं और उसमें एएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी की तरफ नहीं आएंगे। इनके पास 2-3 विकल्प हैं, या सपा चले जाएं, या बीएसपी के साथ चले जाएं, और या फिर कांग्रेस से हाथ मिला लें। ओवैसी की वजह से कांग्रेस हाथ नहीं मिलाएगी। बसपा से संभावना अधिक है। समाजवादी पार्टी ओवैसी की वजह से राजभर से झिझक रही है। यह कुल लब्बो-लुआब है उत्तर प्रदेश के आज के वर्तमान के राजनीतिक परिवेश का। लेकिन फिर मैं वहीं लौट कर आना चाहता हूं, गोल गुंबद छोड़कर कोई नहीं जाना चाहता। निष्ठा बदल सकती है, आत्मा शरीर बदल सकती है, लेकिन चाहिए वही गोल गुंबद और चाहिए वही सत्ता।
मसला महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कुछ बयान सुने, फिर एक बड़ी दिलचस्प डिबेट आज आगे बढ़ेगी। हमारे 11 विधायक जो साथ में हैं, अब हमारे विधानमंडल दल के नेता माननीय लालजी वर्मा जी भी बाहर के रास्ते में हैं, उनके पास भी अब कोई पार्टी नहीं बची है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से नियमानुसार अकॉर्डिंग टू रूल जब तक 12 विधायक नहीं होते हैं, जब तक हम लोग कोई दल नहीं बना सकते हैं। हम लोग एक दल बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, अगर उत्तर प्रदेश को कोई विकास के रास्ते पे ले जा सकता है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। वो अखिलेश यादव जी पे विश्वास करती है। वो जानती है कि अखिलेश यादव जी विकास की राजनीति करते हैं, वो जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में दूसरे दलों के नेता समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी है जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जा सकती है, उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकती है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकती है। एक केवल जाति पर केंद्रित सरकार योगी जी की दादागिरी चल रही, इसमें न ब्राह्मण समाज का सम्मान है, न पाल का समाज का सम्मान है, न न्याय है। और हमारे समाज में ये मैसेज है कि महान दल और समाजवादी पार्टी की मिलकर सरकार बन रही है और केशव देव मौर्य सत्ता में जा रहे हैं और हमें न्याय मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी अपना जनता के विश्वास को खो चुकी है और जो उसके जनाधार वाले नेता थे धीरे धीरे पार्टी का साथ छोड़ते गए। बहुजन समाज पार्टी और बहन जी का जो विचार है वो पूरे उत्तर प्रदेश ने जान लिया है, समझ लिया है। बहुजन समाज पार्टी के समाप्ति का समय आ गया। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी दिलचस्प राजनीतिक डिबेट है। अमित पुरी बीजेपी से हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, एमएच खान जी बीएसपी के नेता हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आज बीएसपी का पक्ष रखेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों में खासी दिलचस्पी रखते हैं। डॉक्टर उमा शंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। एमएच खान साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती वक्त निकाला। आज मैंने बहन जी के एक एक करके 5 ट्वीट 5 फायर किए उन्होंने एक साथ, पॉलिटिकल फायरिंग, और ये बताया कि घृणित जोड़ तोड़, द्वेष, जातिवाद, न जाने क्या क्या आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाए। लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है खान साहब जब एक मंच पर दोनों नेता मौजूद थे और एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे थे। आज आपकी पार्टी के विधायक समाजवादी पार्टी की दीवार फांद कर अंदर घुस रहे हैं और पीछे के दरवाजे से निकल रहे हैं मिलने के बाद। ये चल क्या रहा है आपकी पार्टी के भीतर? देखिए, ये अभी आपने एक बयान सुनवाया असलम रायनी का कि 11 विधायक हमारे साथ हैं, एक और आ जाए तो हम पार्टी बना लेंगे। अब राजभर जी से पूछिए कितने विधायक उनके पास है पार्टी बनाए घूम रहे हैं। ये जो अलूल जलूल बातें करते हैं। और अगर आप कहते हैं कि हाँ ये जनाधार के नेता थे, फला थे, तो 2017 के चुनाव में क्यों 19 सीटें सिर्फ आई? अगर ये जनाधार के नेता थे, पूरे प्रदेश में घूम रहे थे। ये जो आदमी अपने लोगों की हुई अपने जिले की सीट नहीं बता पाए, वो जनाधार का। असलम रायनी इसके पहले कहाँ थे? असलम रायनी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी। आज इतने बड़े नेता हो गए कि वो पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। वो भी जब लालजी वर्मा और राजभर आ जाएंगे तब। राजभर और लालजी वर्मा तो सस्पेंड है। आपको पता है कि एक बार सिक्योरिटी पाने के लिए एक बार कहां से ले आएंगे? कौन सी एक पार्टी बार बनाएंगे? सिक्योरिटी पाने के लिए असलम रायनी ने खुद को राजपूत लिख लिया था। आपको पता है ये बात? हाँ, ये भी पता है, वो राजपूत लिख लिया था। लेकिन ये इनकी जात बिरादरी की चर्चा हम नहीं करेंगे। हम असलम रायनी को ठीक से जानते हैं। इनकी हैसियत, इनकी औकात सब ठीक से जानते हैं आदमी। लेकिन ये आज बोल रहे हैं कि हम पार्टी बना लेंगे। बना लो पार्टी, कौन मना कर रहा है? तुमको प्रधानी तक जीत पाओगे। अगर अच्छा इतने सक्षम हो आप तो निर्दलीय लड़के दिखा दो। आप निर्दल लड़ जाओ, आप लड़ जाओ। समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों जा रहे हो? समाजवादी पार्टी तो किसी को बुला नहीं रही है। हम कह रहे हैं किसी को नहीं बुला रही। ये पागल हो गए हैं कि हमको तो वो पार्टी ने निकाल दिया। और देखिए, एमएलए से सरकारें बनती बिगड़ती हैं, संगठन पे कोई असर नहीं पड़ता है। संगठन में जिला अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, ये संगठन तैयार करते हैं। एमएलए का कोई रोल नहीं होता। आपके विधायक आपकी पार्टी के साथ छोड़ के जा रहे हैं? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपके साथ क्या समस्या है कि आपकी पार्टी के एमएलए जा रहे हैं? आपको पता है कि उन्नाव वाला विधायक छोड़ के चले गए, उसके पहले एक और विधायक छोड़े, फिर 9 ये छोड़ दे रहे हैं। लालजी वर्मा और रामाचल राजभर को आपने सस्पेंड कर दिया। आज तो इतने भी विधायक नहीं बचे कि आप एक इनोवा में बैठा सकें।
नहीं मिश्रा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छे सवाल करते हैं आप। देखिए, मैं अनिल सिंह की बात को छोड़ दीजिए, अगर तो सारे विधायकों को कोई न कोई कमी आने के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने सस्पेंड किया या पार्टी से बाहर किया है। उनको पता था कि ये इतने लोग जो हैं भितरघात करेंगे तो और मेरा नुकसान कर देंगे जी, तो इसलिए इनको बाहर किया। ये क्या समाजवादी पार्टी आपके यहाँ जानबूझकर तोड़फोड़ कर रही है? समाजवादी पार्टी आपको कमजोर कर रही है, आप पर निशाना साध रही है, आपके वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है? ये कर क्या रही है समाजवादी पार्टी आपके साथ? आपको बोलना चाहिए। नहीं, इसके पहले भी मिश्रा जी, इसके पहले भी क्यों क्या कहा जाए इनको, जिसको पास वोट है, आप बड़ी बुरी हालत में हो गया था, तब भी 16 से 18% वोट इनके पास था, बहुजन समाज पार्टी के पास जी। वोट परसेंटेज में कमी नहीं है, वर्कर में कमी नहीं है, पार्टी में कमी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अभी देखिए 2 महीना और बीत जाने दीजिए मिश्रा जी, तो किस पार्टी से कौन कौन बड़े बड़े नाम कूद के बाहर आते हैं, किस पार्टी में लोग जाते हैं। ये खेल खेला हो वो, ये हो रहा है अभी तो इतना ही है। अभी देखिए कितना बड़ा नुकसान होने वाला हर एक दूसरे दल का। शुक्रिया। 200 विधायक तो भाजपा के बैठ गए थे विधानमंडल दल में योगी के खिलाफ। अभी 200 लोगों ने मेमोरेंडम भी दे दिया। तो अभी देखिए मिश्रा जी, आपका आशीर्वाद रहा तो हम लोग देखेंगे कि इसी 2 महीने के अंदर हमारा बड़ा खेला होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। थैंक यू, शुक्रिया आपका। मैं आपके मित्र सुनील सिंह साजन को आमंत्रित करता हूं। भाई, आप अपने दोस्तों के यहाँ, आप अपने सहयोगियों के यहाँ, जिनके साथ मिलकर आपने चुनाव लड़ा, आज उन्हीं के लोगों को दाना डाल रहे हैं कि वो दीवार फांद के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में कूद रहे हैं। ये क्या चाहते हैं आप लोग? इस प्रकार का आचरण आप क्यों कर रहे हैं कि आप सहयोगियों को भी नहीं बख्शते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं MS खान साहब को सुन रहा था और उन्होंने कई बातें बहुत सच कही हैं। देखिए, उन्होंने एक बात स्पष्ट की कि समाजवादी पार्टी किसी को बुला नहीं रही है। ये बिल्कुल सच है, हम किसी को नहीं बुला रहे, लेकिन फिर भी लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। और बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो पिछड़ी समाज से हैं, दलित समाज से हैं, शोषित वंचित लोगों की आवाज उठा रहे हैं, सभी धर्म और सभी जातियों के लोग हैं। तो आखिर सवाल एक ये है कि जब उत्तर प्रदेश में 300 के पार वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तब किसानों को क्यों लग रहा कि हमारा भविष्य अखिलेश यादव जी में दिखता है? बेरोजगार नौजवानों को क्यों लग रहा है कि हमारा अगर भविष्य कहीं है तो अखिलेश यादव जी के हाथ में है? पिछड़े दलित मुसलमान भाइयों को, व्यापारियों को क्यों लग रहा है कि अगर हमारा भविष्य कहीं संवर सकता है तो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पार्टियों में तोड़फोड़ करके, क्योंकि आज जो भाजपा, आप समाजवादी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी किसी भी दल को तोड़ नहीं रही है, हम अपने दल को मजबूत कर रहे हैं। अगर कोई माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है, कोई लोहिया जी के सिद्धांत को मान करके उनको फॉलो करके समाजवादी पार्टी में काम करना चाहता है, कोई डॉक्टर साहब के सिद्धांतों को फॉलो करना चाहता है, भीमराव अंबेडकर जी के, तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं। ब्रजेश जी, हम हर उस व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं जो पिछड़ी समाज से है, दलित समाज से है, शोषित, और मैं चाहता हूं कि आप उस सवाल का जवाब दें जो आरोप मायावती जी ने लगाया है। मायावती जी ने लिखा है अपने चौथे ट्वीट में कि जग जाहिर तौर पर सपा का चाल चरित्र चेहरा हमेशा दलित विरोधी रहा है। देखिए, मायावती जी की पार्टी से हमारे नेता ने गठबंधन किया, चुनाव लड़े, हमसे ज्यादा बीएसपी में सांसद जीत करके आए। उन्होंने कई बार हमारी पार्टी पर, नेता पर सवाल खड़े किए, लेकिन हमारे नेता ने हमेशा उनका सम्मान किया है, हम भी उनका सम्मान करते हैं। हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाले, उन्हें कुछ भी लगता हो। अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं उनके खिलाफ, तो मैं ये भी इसको तो मान सकता हूं कि अंदर खाने आप लोग के यहाँ कोई सेटिंग है, अंदर अंदर सपा बसपा मिले हुए हैं, इसका मतलब, वरना आपको करारा प्रहार करना चाहिए था। नहीं, क्यों करें? हमें जिस पर करारा प्रहार करना ब्रजेश जी, हम कर रहे हैं। हमें करारा प्रहार करना उन पर जिन्होंने कहा था करोड़ों रोजगार देंगे। हमें करारा प्रहार उन पर करना है जिन्होंने कोरोना महामारी में भ्रष्टाचार कर लिया।
हमको करारा प्रहार उन पर करना जो आस्था में बेईमानी कर रहे हैं, यानी जिन्होंने विपक्ष किसानों मिला को हुआ है। बर्बाद कर दिया, क्योंकि अमित व्यापारियों खान को भी नहीं बर्बाद कोस कर रहे दिया, हैं, आप भी नहीं जिनके कोस रहे हो। नेतृत्व में बहन बेटियां इसका सुरक्षित मतलब नहीं है, विपक्ष की सेटिंग जिस है आपस प्रदेश में। में बीजेपी सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, उनके खिलाफ हम बोल रहे हैं। थैंक यू। मैं अमित पुरी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत शुक्रिया आपका पुरी जी। मेरा एक प्रश्न है आपसे, सपा बसपा कांग्रेस से इतर एक सवाल है। जब बीएल संतोष लखनऊ आए थे तब भी, और उसके बाद 3 चैनलों को दिए गए इंटरव्यू में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि किसके नेतृत्व पर और किसके चेहरे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। नंबर 1 बात, आपकी पार्टी के अध्यक्ष 3 बार कैमरे पर यह बयान दे चुके हैं प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह कि चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ये अंतर विरोध क्यों है आपकी पार्टी के भीतर? ये लड़ाई झगड़ा क्यों है? और आप इस झगड़े को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं ताकि प्रदेश की जनता को कम से कम राहत तो मिले, अपना काम धंधा तो सरकार का शुरू हो? ऐसा लगता है कि सरकार ठप पड़ी हुई है। ब्रिजेश जी, मैं हमेशा से एक बात का पक्षधर रहा हूं कि मीडिया की अपनी एक विजडम है और उसको उसकी विजडम के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। इतना कहने के बाद, हैविंग सेड सो, आपने जो कहा वो मैंने सुना और मैंने पहले भी सुना था। बस एक ही चीज़ आपने नहीं कही कि श्री केशव मौर्य जी से यह सवाल किया गया कि नेता कौन। उन्होंने कहा ये मेरा विषय नहीं है, ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है और वही तय करता है। कहीं इसमें कोई न मत है, न भेद है, न मन है, और न भेद है, न सर है, न फोड़ौल है। कहीं कोई अंतर विरोध नहीं है। ये इतना ही है। और जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा वो बिल्कुल स्थापित सत्य है। आप याद करिएगा कि जब श्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2014 में, तो उन्होंने ही घोषणा की कि श्री नरेंद्र मोदी पार्टी के अभियान के अगुवाई करेंगे। वही एक सेम पैरेलल लाइन स्वतंत्र देव सिंह जी ने कही कि श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में। तो आपकी पार्टी के 2 नेताओं के अलग अलग स्टेटमेंट, आप दोनों को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। या तो एक सही है, दूसरा गलत है, या दूसरा सही है, पहला गलत है। मैंने आपसे कहा, आपकी पार्टी के भीतर सत्ता को लेकर बड़ी विकृत लड़ाई चल रही है, पता है आपको? कोई विकृत लड़ाई नहीं है। मैंने दिल्ली लखनऊ एक करके रखा हुआ है आप लोगों ने। यूपी सरकार के भीतर, लेकिन यूपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। चाहते हैं ये नजरिया ऐसा अलग कभी अलग नहीं हुआ हो उत्तर सकता है। प्रदेश की राजनीति दोनों में कोई कि अंतर दिल्ली से विरोध कोई नहीं। आए और उत्तर प्रदेश सरकार की फाइल तैयार करे। ये क्या हो रहा है? मैं बता रहा हूं, कोई किसी की फाइल तैयार नहीं कर रहा, लेकिन पार्टी संगठन, हम संगठन आधारित पार्टी हैं और संगठन को यह पूरा अधिकार है कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर हम टेकिंग स्टॉक ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन ले। इसको स्वीकार करने में हमें कोई अपराध बोध नहीं है। पार्टी इस बात की चिंता करती है स्टॉक ले लिया हो तो मैं आपसे एक सवाल कहां क्या रहा। आपसे पूछ लूं जी, मैं केशव मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह के बयान को एक तरफ रख देता हूं। अमित पुरी ये बताएं उत्तर प्रदेश के करोड़ों दर्शकों को, करोड़ों जनता को, मतदाताओं को, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल सही। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पे निर्णय करेगा। आज की तारीख में 8:20 पे जब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, और यही स्थापित सत्य है। आज की 8 चेहरा बताओ, चेहरा कौन होगा? Who will be the face? नेचुरली जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है, तो ये बात केशव मौर्य क्यों नहीं कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं? जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर, आप पर उनसे केशव पूछ मौर्य नहीं कह रहे रहे हैं हैं कि क्या निर्णय होगा, क्या बदलाव होगा। उन्होंने कहा इस पे मैं मुझसे क्यों पूछते हो? आपने साफ साफ 2 बार कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जाएंगे। आई अप्रिशिएट कि आपका विजन क्लियर है, सबका क्लियर है और यही कंसिस्टेंट। केशव प्रसाद मौर्य का क्लियर नहीं है ना? बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई अंतर विरोध नहीं है। एक काम आप करना, उनसे पूछ आज रहे आप बदलाव शाम होगा को, कि अभी नहीं एक होगा, काम सुन लो तो मेरी वो कह रहे हैं बात। पार्लियामेंट्री मैं बोर्ड तय चैलेंज के करेगा। साथ कह रहा हूं मुझसे अमित क्यों पुरी जी, पूछते हो? मेरा विषय मुझे नहीं है। गलत साबित कर देना है? डिबेट के बाद केशव जी को फोन मिलाना और कहना एक ट्वीट करो या एक बयान दो। आप कह देना उनसे, एक बयान दिला दो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं जिस सरकार की अगुवाई योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं। संवैधानिक स्थिति है। बस चेहरा कौन होगा आपकी पार्टी का? है क्या करें? चेहरा कौन होगा? मैंने आपसे बताया कि इस पूरे चुनाव अभियान का चेहरा आम भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख वाला कार्यकर्ता होगा। ओके, वही अमित पुरी ने 3 मिनट में 3 स्टेटमेंट बदले। पहले कहा
कोई स्टेटमेंट नहीं योगी बदला। आदित्यनाथ होंगे, वर्कर ओरिएंटेड पार्टी है, मैंने स्वतंत्र कहा। देव को जस्टिफाई कर रहे हैं, और मैं अब कह ये रहा हूं फंस कि गए वो हैं, सिटिंग चीफ अब ये मिनिस्टर है, फंस वो गए चेहरा हैं है। तो कह रहे हैं कार्यकर्ता चेहरा होगा। अब आप इसको किस तरीके वाह। से देख रहे हैं, ये आपके विजन के आज ऊपर है। गुगली में जाती फंस रही गए हो भावना पुरी जी। जैसी, ना, ना, प्रभु ना, ना। मुहूर्त देखी, आज फंस गए हो। किंतु ऐसी, कहीं कोई नहीं एक फंसा। आप स्टेटमेंट कहीं दिला कोई दो नहीं केशव फंसा। मौर्य से, कहीं एक नहीं- स्टेटमेंट केंद्रीय नेतृत्व से दिला दो, मैं ये बहस करूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा। ये काहे का स्टेटमेंट दे दें? जो व्यवस्था चल रही है आप उस पे कहे कि ये सूरज निकला हुआ है, बताओ कोई कहे कि सूरज निकला है। भाई छत्तीसगढ़ में अरे जो रमन सिंह सूरज की निकला अगुवाई है में तो चुनाव निकला हुआ, है। चंद राज- चढ़िया जग तक राजस्थान में वसुंधरा के अगुवाई में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में शिवराज के चौहान की अगुवाई में हुआ। हाँ। तो यूपी में आप दम ठोक के क्यों नहीं कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई किसने में कहा होगा? कि नहीं होगा? हाँ, केशव मौर्य कह रहे हैं। नहीं, ये नहीं कहा। डोंट ट्विस्ट। क्यों? उन्होंने कहा वो केंद्रीय ट्विटर- नेतृत्व वो तय ट्विटर करेगा। पे आया हुआ तो बयान केंद्रीय मेरा नेतृत्व देखा क्यों हुआ नहीं है। तय कर रहा है? वो ट्विटर पे ना, आया ना, हुआ ट्विस्ट बयान मत मेरा करो। देखा हुआ है। 3 मिनट 3 और बयान इसी बदले टैबलेट में आपने। रखा है, यहीं रखा है, यहीं आई कैन 3 मिनट 3 बयान। कतई उन्होंने नहीं कहा, कोई अंतर विरोध नहीं है। अभी आपका सेनापति ही तय नहीं है युद्ध में जाने बिल्कुल की बात सेना के भी बाद में। तय है और सेनापति कौन है भी तय सेनापति? सेना भी तय है, सेनापति भी सेनापति तय का नाम बताओ, है। सेनापति का नाम। श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तो सरकार केशव चल रही मौर्य है। क्यों नहीं स्वीकारते हैं उस नेतृत्व को? कौन नहीं स्वीकार रहा? किसने उन्होंने कहा अस्वीकारा? केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमें अस्वीकारने वाले और का सुनो, नाम एक और बताइए। बात कही है जो मैं भूल गया, अब याद आया। नहीं नहीं, कि किसने नेता कौन अस्वीकारा? होगा विधायक जरा दल उस का? अस्वीकारने ये वाले का विधायक नाम दल तय बताइए। करेगा, ये भी कहा था। क्या कहा था? विधायक दल का नेता कौन होगा ये भी विधायकों की बैठक में ही तय होगा। बिल्कुल स्थापित सत्य। कोई नहीं कहा उन्होंने। अरे ये तो स्थापित सत्य है, ओके। इसमें कौन सी नई मैं बात आपके है? मित्र उमा इसमें शंकर से पांडे को स्टोरी नहीं आमंत्रित निकाली जा करता हूं। बहुत सकती। शुक्रिया, धन्यवाद आप। एक मिनट ब्रिजेश जी, आप एक देखो, मिनट। आप जबरदस्ती नहीं, कर रहे मैं हो। उस पे नहीं कह रहा हूं। आप जबरदस्ती कर रहे मैं हो। उस पे नहीं कह रहा हूं। ना, मैं ना, दूसरा ना। विषय कर रहा हूं। आप एक गला पंक्ति- पकड़ने की कोशिश अरे भाई कर रहे हो एक पूरी पंक्ति जी। कह दूं, इस पे आप नहीं गला कह रहा मत पकड़ो हूं। मेरा। आप जेरे बहस जो बसपा का मुद्दा लाए थे, मुझे अरे केवल छोड़िए, एक ही अभी तो चीज अपने कहना घर की है लगी आग बुझाइए कि मायावती को अपने छोड़ घर की करके- आग बुझाइए, फायर फाइटर बुलाइए। ओके, डॉक्टर उमा शंकर पांडे कांग्रेस से, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि आज आपने समाजवादी पार्टी को भी, अजय लल्लू ने भला बुरा कहा, बीएसपी को भी कहा, तो क्या मतलब तय कर लिया है कि आपको अकेले जाना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकसभा में भी और अब भी जो शीर्ष नेतृत्व का जो कहना है कि वो अकेले जाएगी तो अकेले जाएगी। और रही बात अजय लल्लू जी ने जो कहा है, ये अजय लल्लू जी नहीं कह रहे हैं। अजय लल्लू जी उत्तर प्रदेश की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं और जो जनता का फीडबैक है उसके आधार पर अजय लल्लू जी कह रहे हैं कि पिछले 32 सालों में 1989 एनडी तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के अंतिम मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 32 सालों में 4 बार समाजवादी पार्टी, 4 बार बहुजन समाज पार्टी और 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शासन किया। इन 4 सालों में उत्तर प्रदेश, इन तीनों के 4 मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश चौपट हो गया। जितनी इंडस्ट्रीज कांग्रेस ने लगाए सब बंद हो गए, जितनी चीनी मिलें कांग्रेस ने लगाया सबको इन लोगों ने बेच दिया। बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, महिला अत्याचारों का मुद्दा ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का ले लीजिए, और कोरोना काल में हेल्थ स्ट्रक्चर का जो पूरे प्रदेश और पूरे देश ने उत्तर प्रदेश के हालात देखे, उससे यह समझ में आ गया कि इन 32 सालों में उत्तर प्रदेश में हुआ क्या है। ऐसी स्थिति में जनता इन चौपट राजाओं को चौपट करके सत्ता से बाहर करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी जो पांडे जी, एक टफ क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपको बुरा लगे। आपको कोई नैतिक हक नहीं है कि आप समाजवादी पार्टी, आपको कोई नैतिक हक नहीं है कि आप बीएसपी को गाली दें या बीएसपी को भला बुरा कहें, क्योंकि हाथी पे आप चढ़ चुके हो, साइकिल की सवारी भी कर चुके हो। यह अनैतिक होगा आपका इनके ऊपर आरोप लगाना। आप दूध के दूल्हे नहीं हो और आपकी पार्टी ने सबके साथ लेने की कोशिश की। अब आपकी सर्वाइवल की बात, आपको पता है कि जिस बीएसपी को आज अजय लल्लू भला बुरा कह रहे थे, बुरी से बुरी हालात में भी वो पार्टी 20 से 22% का वोट शेयर आज भी उत्तर प्रदेश में रखती है। आपके पास तो 4% वोट भी नहीं है और आप 20% वाले को गाली दे रहे हो। देखिए ब्रिजेश जी, सही कहा ना खान साहब? नहीं, आप सुन लीजिए, जवाब सुनिए। हमारा पूरा अधिकार है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नैतिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है, और जमीन से जुड़ा हुआ ये अधिकार हमारे ही पास है। मैं बताता हूं कैसे। माननीय मुलायम सिंह जी को पहली बार मुख्यमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने। मायावती जी को किसने मुख्यमंत्री बनाया? कांग्रेस ने बनाया। हमने सभी पाप के भागी हो इसका मतलब? नहीं, पाप के भागी नहीं, जनता का जो रायशुमारी आता, जब मुलायम सिंह जी को हमने बनाया था तो उनके पास वो विधायक थे और हम भारतीय जनता पार्टी को रोकना
और एक ऐसी सरकार जो पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आ रही थी, हमने वो सरकार बना के पिछड़ों को प्रतिनिधित्व दिया। मायावती जी को बना के हमने दलितों को प्रतिनिधित्व दिया। धन्यवाद। मैं दूसरे चरण में आपको समय दूंगा, आप बाकी बात कह लीजिएगा। विनोद अग्निहोत्री जी देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत खासी दिलचस्पी रखते हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत आपका। ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी के भीतर क्या चल रहा है, एक तो पहली बात। दूसरा, इनके 9 विधायक टूटकर समाजवादी पार्टी में क्यों जाना चाहते हैं? और तीसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर नेतृत्व की कलह क्यों है? देखिए, पहली बात तो ब्रजेश जी पांडे जी को थोड़ा सा मैं तथ्य सुधार दूं कि मुलायम सिंह यादव को पहली बार कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। मुलायम सिंह यादव जनता दल के मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस को हरा के बने थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की नेतृत्व में जनता दल था, तो ये तथ्य ठीक कर लें। वो दूसरी बार जब सरकार जब समर्थन वापस लिया, जब जनता दल में विभाजन हुआ, तब कांग्रेस ने समर्थन दिया था और मायावती को पहली बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन से बनाया था। तो ये दोनों तथ्य ठीक कर लें पांडे जी, इनके लिए ही ठीक होगा, क्योंकि मैं उसमें लखनऊ में ही था जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। अब आपके सवालों पर आता हूं मैं। देखिए, जो समाजवादी पार्टी की तरफ बहुजन समाज पार्टी के विधायक जा रहे हैं दीवार फांद के, जैसा कि आप कह रहे हैं, इससे एक संकेत तो साफ है। आप देखिए, जो विधायक जा रहे हैं वो किस वर्ग से आते हैं, सामाजिक वर्ग से। उसमें अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कुछ मुस्लिम हैं। अब अगर अति पिछड़े वर्ग के लोग विधायक समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, तो इससे एक संकेत ही मिलता है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों में इस बार एक रीथिंकिंग है। जो 2017 में पिछड़े वर्गों का, खासकर गैर यादव पिछड़ों का, अति पिछड़ों का एक मुश्त समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला था, कहीं ना कहीं उसमें इस बार जो है रीथिंकिंग है। क्योंकि विधायकों को यह आभास हो गया है कि कहां से जो है उनके जीतने की संभावना है। जब दल बदल होता है चुनाव से पहले, तो जो नेता दल बदल करते हैं वो ये ठोक बजा के नाप तोल कर करते हैं कि वो जीतने की संभावना कहां से है। तो इन विधायकों को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतने की संभावना ज्यादा है, तो इसलिए उधर बढ़ रहे हैं। अब सपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे, जिनको लोहिया जी के नेतृत्व में विश्वास है, जिनको अखिलेश जी के नेतृत्व में विश्वास है। सर, सबको विश्वास सिर्फ गोल गुंबद पे है। ये जीत का, हाँ, गोल गुंबद पर है, जीत का गणित है। वो चुनाव के बाद हो सकता है फिर कहीं चल दें, तो या अगले चुनाव में चल दे। तो इसलिए कोई न लोहिया जी के से प्रभावित होकर आ रहा है, ना अम्बेडकर जी से प्रभावित। आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही विनोद जी कि अति पिछड़ों का एक बड़ा चंक समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है। इसके मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक अम्ब्रेला बनाया था। उन्होंने सीधे सीधे गैर यादव पिछड़े, कुछ पिछड़े वर्ग तो पहले से ही भाजपा के साथ हैं, जैसे कुर्मियों का एक समर्थन उनके पास है, लोधों का समर्थन है। इसके अलावा जो अति पिछड़े, जब मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व करते थे, तो उनके नेतृत्व में एक पूरा अम्ब्रेला बनता था पिछड़े वर्गों का। अखिलेश जी ने 2017 में वो उसको संभाल नहीं पाए और अति पिछड़ों का एक बड़ा चंक चला गया भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। इस बार चूंकि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, तो पिछड़ों में एक असंतोष है, और भी तमाम कारण है, वो अलग उस पर बहस कर सकते हैं हम। तो पिछड़े वर्गों में इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक असंतोष है, जिसका कि नतीजा पंचायत चुनाव में हम लोग देख चुके हैं। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह समाजवादी पार्टी को लाभ मिला है पंचायत चुनाव में, उसका एक बड़ा कारण है। इसी की चिंता है, जिस भारतीय जनता पार्टी की हम लोग बात कर रहे थे, आपने सवाल भी पूछा उसमें क्या चल रहा है, उसमें यही चल रहा है कि ब्राह्मण भी नाराज हैं, पिछड़े भी नाराज हैं, तो ये संतुलन कैसे बिठाया जाए। तो कहीं जितिन प्रसाद को ले लीजिए आप ब्राह्मणों को खुश करने के लिए, कहीं केशव प्रसाद मौर्य को कुछ करिए, या अनुप्रिया पटेल से बातचीत हो रही है, प्रवीर निषाद से बात हो रही है, संजय निषाद से बात हो रही है। तो कुल मिला के भाजपा जो है दोबारा जो है अपने पिछड़े उस वोट बैंक को, जनाधार को जोड़ना चाहती है। लेकिन जो बसपा के अति पिछड़े विधायक उधर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर ये बीजेपी के भीतर नेतृत्व की कला है, तो अब बयानों से स्पष्ट हो रही है विनोद जी, क्योंकि स्वतंत्र देव कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लड़ेंगे और केशव मौर्य कुछ और कह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो घमासान है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले कई बार कर चुके हैं, भले ही पूरी जी न माने इसको, लेकिन ये तो वही है कि केशव प्रसाद मौर्य वो भाषा बोल रहे हैं जो योगी जी को सूट करती है। ये नहीं, क्षमा कीजिएगा, स्वतंत्र देव सिंह वो भाषा बोल रहे हैं जो योगी जी को सूट करती है, और केशव प्रसाद मौर्य वो भाषा बोल रहे हैं जो केंद्रीय नेतृत्व को सूट करता है। तो कुल मिलाकर के दोनों की भाषाएं इसीलिए अलग अलग है। अब पुरी जी कह रहे हैं, उनसे पूछा गया, अरे भाई आपने बड़ा सही सवाल किया कि स्पष्ट कह दीजिए कौन नेता होगा। अब किसी को अगर पूछा जाए कि सूरज निकला कि नहीं निकला, तो कोई कहते हैं कि नहीं, वैज्ञानिक बताएंगे कि निकला कि नहीं निकला। अब सूरज निकला है तो बता दीजिए निकला है।
तो अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं तो कह दीजिए तो चुनाव लड़ेंगे। विनोद जी उसको बहुत क्या शानदार पार्लियामेंट बोलते हैं वोट आप। तय करेगा ये। शुक्रिया आपका। तो जी, मैं वीरेन जी को डिबेट पे जोड़ना चाहता हूँ। वीरेन जी, ये क्या चल रहा है बहुजन समाज पार्टी के भीतर? उनके 9 एमएलए सुना दीवार फांद के सपा के दफ्तर गए और फिर जब मीडिया पहुंची तो पीछे के दरवाजे से निकल गए। ये क्या चल क्या रहा है? देखिए, मायावती की पार्टी में लगातार टूट और विधायकों का जाना जारी है। कार्यकर्ता भी जाते हैं लेकिन उनके जाने की कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब विधायक निकलता है तो शोर मचता है। लालजी वर्मा जो विधानमंडल दल के नेता थे, उनको रातों रात पद से हटा दिया जाता है। जो उनके सबसे पुराने कार्यकर्ता पार्टी में बचे थे, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर। अच्छा, मायावती का साथ छोड़कर जाने वाले बहुत सारे लोग रहे, लेकिन मायावती अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लेती हैं। जब कोई छोड़ के जाता है तो वो उसी पे आरोप जड़ देती हैं। एक सज्जन ने कहा कि मंजिलें तुमको ज़रूर मिलेंगी, आज नहीं तो कल, और बहुजनों की खातिर थोड़ा तो खुद को बदल। तो ये जो बात है वो मानने को तैयार नहीं है। बहुजन का वो दावा करती हैं, लेकिन उनकी पार्टी लगातार टूट रही है। आप अगर देखें तो बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, दद्दू प्रसाद, कमलाकांत गौतम और ब्रजेश पाठक, दारा सिंह चौहान, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, ये सब कौन लोग हैं? बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे बहुजन समाज पार्टी के, जो एक एक कर मायावती को छोड़ते गए। तो मायावती को ये बीजेपी कहती थी कि ये कुड़ू कमीनों की पार्टी है। अब बीजेपी को बहुत सहानुभूति है मायावती से। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर मायावती का कोई नेता बीजेपी में जाता है तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। उन्हें तकलीफ अखिलेश यादव की पार्टी में अगर जाता है नेता तो होती है। ये आप देखिए, राज्यसभा चुनाव में कई विधायकों ने बसपा के क्रॉस वोटिंग की थी बीजेपी के लिए, लेकिन मायावती ने उसका बुरा नहीं माना, क्योंकि पता नहीं क्या कारण है। आपको याद होगा कि जब मायावती की सरकार थी तो बीजेपी कहती थी मायावती दौलत की बेटी हैं, इनके ऊपर आरोप लगाती थी, कहती थी ये नोटों की माला पहनती हैं। मायावती के लिए सड़कें धोई जाती है जब वो मुख्यमंत्री थी, जब वो चलती थी। तो ये जमाना, ये दौर बीजेपी के टाइम में बड़े गंभीर गंभीर आरोप बीजेपी लगाती रही। लेकिन हैरत की बात है कि मायावती को बीजेपी से कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये बात उत्तर प्रदेश में आम आदमी भी जानता है कि मायावती बीजेपी से ज़्यादा दुखी नहीं है। हो सकता है वो चुनाव बाद बीजेपी से मिल भी जाएं। अच्छा, जैसे होता क्या है कि जैसे ब्रजेश जी, हर घर में औरत चाहे कोई अपने हाथ से काम खराब कर दिए लेकिन वो इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लेती है। वैसे ही राजनीतिक दलों में है। जैसे एक घर में एक महिला रोटी बना रही थी, सारी रोटियां जल गई, तो वो किचन से ही अपने आदमी पे चिल्लाई कि अजी कहाँ हो, सुनते हो, पता नहीं किस तरह का आटा ले आए हो कि आज सारी रोटियां जली जा रही। ओहो, पूरी साहब तनाव में आ गए। तो मतलब उसके सेकने में कोई कमी नहीं है। न जाता अल्लाह मियाँ से नाता, परेशान हूँ बाबू वीरेन जी, मुकदमा घर का है। वो मतलब उसके सेकने में कोई कमी नहीं। हाँ, नहीं, भाई आपको अपनी गलती दिखती नहीं है। आप ये देखिए कि मायावती ने अपने भाई भतीजों सबको पार्टी में उच्च पद पर बैठाया। हाथी की सूंड पर सबसे आगे मायावती है मस्तक पर, उसके पीछे उनके परिवार के लोग हैं। तो एक कार्यकर्ता ने पूछा कि बहन जी हम कहाँ जाएं? तो कहीं तुम्हारे लिए पूंछ पर इंतजाम किया है, वहीं आ जाओ। तो जब इस तरह की स्थिति हो गई है, आज बीजेपी नहीं बोल रही मायावती के लिए कसीदे पढ़ रहे हैं पूरी साहब। ये भूल गए जब ये दौलत की बेटी और नोटों का कहती थे माला पहनती हैं, ये नहीं कहेंगे अब, क्योंकि इनको संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि 2022 का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। बीजेपी इस बात को जान रही कि पंचायत चुनाव में दलित और ओबीसी वोट बैंक उससे खिसक गया है और वो अखिलेश यादव की ओर जा सकता है। एंटी इनकम्बेंसी वोट भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। ये जो नेतृत्व का झंझट है, ये क्या है?
केशव मौर्य कुछ और कह रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह कुछ और कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी में ये साफ हो चला है कि पार्टी का जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री के प्रति समर्पित है। वो योगी आदित्यनाथ के लिए लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन पार्टी में अगर सब कुछ सही है तो दिल्ली के नेताओं को लखनऊ में आकर मंथन क्यों करना पड़ा, और इस मंथन से क्या निकला आज तक कोई नहीं जानता कि विष निकला कि अमृत निकला। ये खाली 15 दिन से कहानियां चलती रहीं। अच्छा, केशव मौर्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक बड़े लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने का मौका मिला। उनके समाज के लोग नाराज हैं, ओबीसी। अच्छा, आप ये भी तो देखिए कि किसान आंदोलन, पंचायत चुनाव के नतीजे, कोरोना काल में लोगों की मौतें, ये सब बीजेपी के क्या पक्ष में है कि ये सरकार बना लेंगे? मायावती की पार्टी का लगातार क्षरण हो रहा है। वो सोचती है कि दलित वोट बैंक हमारा स्थायी है। अरे बीजेपी ही उस पर रोज डोरे डालती है, यही तोड़ने में लगे हैं। अब उनको इससे तकलीफ नहीं, उनको ये तकलीफ के विधायक अखिलेश के पास क्यों जा रहे हैं? तो भाई समस्या कहीं और है, मतलब अब समझ वही बात है ना जी। उनको ये नहीं मतलब है कि हाथी लेट गया है, उनको इससे समस्या ये छोटे छोटे प्यादे न भागने पावे, है ना। शतरंज की चाल में उनको दर्द अपने हाथी के मरने का नहीं है। ये बातें सब सियासत में लोग समझते हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती को लोग अब कह रहे हैं कि साहब वो पूरे सीटों पर लड़ेंगी, और जहाँ जहाँ सपा मुसलमान लड़ाएगी वहाँ वहाँ मायावती भी लड़ाएंगी। वो फायदा किसको पहुँचेगा? ये सब तमाम सारी बातें, चर्चाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हैं। जी वीरेंद्र जी। कांसीराम ने एक बार कहा था कि बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। आरोप लगाने और बदला लेने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि समझदार व्यक्ति वह नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार वो है कि जो इन ईंटों को जोड़कर धीरे धीरे अपना आशियाना बना ले। तो ये कांसीराम की सीख थी, शायद उस पर अमल नहीं होता है जी। तो आज हाथी जिस तरह से लेटा है, जिस तरह से कमजोर हुआ है, उस पर एक साहित्य सुनिएगा कि इतने कमजोर हुए हैं हम तो सनम की बेवफाई से कि अब तो चींटी भी खींच ले जाती है हमको चारपाई से। और दोस्तों के लिए कि अब न मैं हूं न बाकी हैं ज़माने मेरे, और फिर भी मशहूर हैं शहरों में फंसाने मेरे। और ज़िंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एमएच खान साहब को स्क्रीन पर लाया जाए। एमएच खान साहब, मायावती जी ने जो आज ट्वीट किया है उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर सारे इल्जामात समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं, और ये कहा है कि समाजवादी पार्टी जानबूझकर घृणित जोड़ तोड़, द्वेष और जातिवाद और संकीर्ण राजनीति में माहिर है। जी जी, इस आरोप के क्या मतलब है? अभी मैं थोड़ा सा वीरेंद्र जी जो कह रहे, मैं वीरेंद्र जी की बात का जवाब दे दूं पहले। अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे कि विधायक पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी तरफ वीरेंद्र जी कह रहे थे कि एमपी राज्यसभा के चुनाव में बीएसपी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया। तो क्रॉस वोटिंग करने वाले को पार्टी से निकाला गया है, वो छोड़ के गए नहीं है। वीरेंद्र जी इसको सुधार लें अपनी गलती को, कि ये पार्टी से कोई विधायक नहीं गया है अनिल सिंह को छोड़ करके, बाकी सबको पार्टी से निकाला गया किसी न किसी गतिविधियों के कारण। अब सवाल इस बात का है कि सारा चर्चा जो है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर हो रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है, तो इतनी चर्चा क्यों हो रही है? चारों तरफ बहुजन समाज पार्टी की चर्चा हो रही है। और संगठन को मजबूत करने के लिए अगर ये दलित वोट के अलावा अगर ये अभी आप देखिए उनका प्रदेश अध्यक्ष जो है राजभर है, और आप देखिए ऑल इंडिया में कितने बैकवर्ड क्लास के इनके पदाधिकारी हैं। अगर ये कांग्रेस आपको भला बुरा कैसे कह सकती है? हिसाब किताब ना हो, मैं तो हैरान हूं कि कांग्रेस भला बुरा कह रही है आपको। कांग्रेस का तो नहीं कांग्रेस का तो देखिए कोई जनाधार ही नहीं बचा है। वो 2-3% वाले हैं, इनको कोई ये अछूत हो गए हैं। न इनको बीएसपी लेगी, न इनको सपा लेगी, न इनको भाजपा तो खैर छूने नहीं देगी इनको। तो ये करें क्या? ये तो किसको गाली बकेंगे? ये तो बाकी दलित को गाली बकेंगे। दलित को किसी को प्रधानमंत्री बनाया,
मैं कह रहा हूं, देखिए 10 साल तक मनमोहन सिंह को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया और मुसलमानों का 22 से 23% वोट लेकर के किसी मुसलमान को प्राइम मिनिस्टर आज तक इन्होंने नहीं बनाया। और अगर राष्ट्रपति की बात आती है तो राष्ट्रपति मुसलमान तो भाजपा ने भी बनाया, अगर कांग्रेस ने बनाया तो भाजपा ने बनाया। कांग्रेस तो अपना जालीदार खो चुकी है। और प्रियंका वाड्रा, अगर वाड्रा के नाम से अगर आप उत्तर प्रदेश में राजनीति करेंगी तो वाड्रा यहाँ काफी खफा है आप कांग्रेस से खान साहब, सबजन हिताय सबजन सुखाय का नारा काफी नाराज दिख रहे हैं मुझे आप। हाँ जी, नहीं बिल्कुल इसलिए खफा नहीं, नाराज इसलिए है कि देश की आजादी के बाद 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस की रिजीम में 39% मुसलमानों की नौकरियों में हिस्सेदारी होती थी। आज 1% से कम हो गई मुसलमानों की हिस्सेदारी। आज कहां मुसलमान दिखाई दे रहा कांग्रेस में? कौन मुसलमान है? आज इनके पास कुछ नहीं मिला तो एक शायर को बना दिया माइनॉरिटी का अध्यक्ष, शायर को बना दिया जो पैसे ले लेकर के शायरी में मुशायरा करता है, जो 5,000 10,000 रुपया लेके मुशायरा में जाता हो उसको आपने पार्टी का बना दिया। तो इनके पास कुछ बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं है। ओके, इनका क्या मतलब? मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया आपका खान साहब, शुक्रिया आपका। सुनील साजन जी, मायावती जी का एक बहुत स्पष्ट आरोप है, उन्होंने पहले ट्वीट में ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी द्वेष की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है, संकीर्णता की राजनीति करती है। इसी मकसद से उनकी पार्टी के विधायकों के प्रति आप उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप में अपनी क्षमता नहीं है कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करें? आपको लेने के लिए दूसरे दलों की आवश्यकता है। आप दलितों, पिछड़ों और वंचितों की बात करते हैं तो अपनी पार्टी को मजबूत करिए, न कि आप दूसरों के यहाँ से लाके अपने को मजबूत कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले राउंड में भी एक बात स्पष्ट की और मैं फिर कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी किसी को बुला नहीं रही है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी में कोई माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व स्वीकार करके, या जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि शायद अब लोगों को लग गया है कि किसके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, जब हम अगर आप पर भरोसा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें उम्मीद है कि हम जो चाह रहे हैं वो आप हमको दे सकते हैं, या जो हमारी सोच है वो आपसे मिलती है। तो जिन पिछड़ों को धोखा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जिन दलितों को धोखा दिया, जिन नौजवानों को धोखा दिया, आप भाजपा को देखिए, आप किसके नाम पर जीत के आए थे? चेहरा कौन था? चेहरा केशव प्रसाद मौर्य थे। मुख्यमंत्री कौन हो गया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह जी हो गए। तो आप जातिवादी बातें कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं सुनील साजन जी। आप जातिवादी इनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? और नहीं, हम जातिवादी नहीं कर रहे हैं, हम तो यह कह रहे हैं कि पिछड़े और दलितों का वोट लेकर के आप सामंती सोच के लोगों को मुख्यमंत्री बना देते हैं। हम तो कह रहे हैं यह बात, हम राजनीति नहीं कह रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि पिछड़े और दलितों के साथ बीजेपी ने किस तरीके का धोखा किया है। तो आज उनको लग रहा है कि हमारे अधिकार, बताइए, यही 300 से अधिक वाली विधायकों वाली सरकार में, पर क्या ये ठीक? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ों का हक मारा है। अब उनके यहाँ के लोगों को आप अपने यहाँ ले रहे हैं, क्या ये ठीक बात है? नहीं, मैं कह रहा हूं हम नहीं ले रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि ब्रजेश जी आप बताइए कि किसी की आस्था अगर माननीय अखिलेश जी पर है, वो आ रहा है, कह रहा हूं बिना शर्त आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो जैसा आपने एक्सप्रेसवे बनाया तो और एक्सप्रेसवे बन जाएंगे, मेट्रो आ जाएंगी, आप लैपटॉप बांट देंगे, आप लोहिया आवास की तरह लोगों को घर दे देंगे, लोगों को रोजगार दे देंगे, बिजली का इंतजाम कर देंगे, कानून व्यवस्था को आप ठीक करेंगे। तो उसमें क्या आपत्ति है? अगर बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए एमएलए ने कुछ ऐसा कहा हो तब तो संभव लगता है। जो पार्टी से निकाल दिए गए हैं, अगर वो कह रहे हैं तो अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। थैंक यू। पार्टी में रहते हुए एमएलए ने कहा हो तो बताइए, किसी पार्टी अपने बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए किसी एमएलए ने कहा हो तो बताइए। सुनील साजन ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि आपने केशव देव मौर्य का चेहरा दिखाया और जब बहुमत आ गया तो किसी और को फिट कर दिया। मैं उत्तर देता चलता हूँ। मैं पहले राउंड में जहाँ कह रहा था और आपने अनुमति नहीं दी, वहाँ से बात रखता हूँ। बसपा के अंदर पिछले 30-35 सालों में विधानमंडल दल का नेता जो भी मायावती जी को छोड़ करके बना,
बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्टर बन के पार्टी से अलग निकाल दिया गया। ये एक स्थापित राजनीतिक मतलब सत्य है। जो विधानमंडल दल का नेता बनता है वो पार्टी से बाहर हो जाता है। बिल्कुल बाय डिफॉल्ट, उठा के देख लीजिए, एक सीरीज है बात तो ठीक कह पिछले रहे हो। 30 साल के अंदर की। बात तो ठीक कह अब रहे हो। ये किसके कारण हुआ मैं नहीं जानता। फिर ये कहा गया कि ये विधायक अब भाई इसलिए दूसरे की पार्टी में आप अपनी पार्टी ठीक अरे करो भैया, ना। 200 मेरे बहस मुकदमा यही है। अरे आप वकालतनामा जिस मुकदमे में लगाए मेरे बैठ गए वो कहाँ है? जेरे बहस वो मुकदमा दूसरे के जान तो दूसरे घर में झांकना बंद जेरे करिए। बहस क्या अपना मुकदमा घर है वो जान संभालिए। लीजिए। बस अपना घर संभालिए। अब मेरा टर्न है, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके टर्न में नहीं बोला। एमएलए विधानसभा अरे में मैं बैठ आपके गए थे, टर्न योगी में आदित्यनाथ प्रभु के नहीं खिलाफ। बोला। अभी 200 एमएलए बैठ गए टीआरपी थे। नहीं बढ़ाना चाहता। आप अपना घर आप इस संभालिए। विषय दूसरे पे के बारे में अधिकृत चिंता भी मत नहीं है। करिए। आपके वहां आज भी मंथन चल रहा है कि पार्टी का नेता का नेतृत्व कौन ब्रिजेश जी, करेगा? मैं चाहता हूं मेरे विधानसभा अवसर के अंदर कौन मैं करेगा? इसको अभी आप क्लियर नहीं कर पर पा रहे ब्रिजेश जी हैं। किसी का नहीं गला नहीं बोलना पकड़ लेंगे चाहता। ना। के बारे में आप बात कर रहे अरे हैं। जिस दिन आपको- नीचे लिख जाए आपको बसपा बात प्रवक्ता करते तब बात हुए भी कीजिएगा। शर्म नहीं आ रही है। उसी बसपा पार्टी के साथ समर्थक आपने का है, तालमेल किया। कभी राजनीतिक आप क्या बात विश्लेषक, कर कभी रहे हैं? बसपा आप समर्थक। खान साहब के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। अरे फिर मेरे टर्न में यहाँ मुझे के बोलने दिया मंत्री जाए, मेरे टर्न में मुझे बोलने दिया जाए। हाँ तो आप सम्मानजनक तरीके से बात कर सकते हैं। आप दूसरे के घर में मत झांकिए। अपना बताइए। अरे ये ब्रिजेश जी को बताइए, वो मुकदमा लेके आए हैं जेरे क्या किया बहस। आपने? वो कितने मुकदमा व्यक्ति जेरे बहस लगाए? बसपा का कितने लेके आए व्यक्ति भैया। लगाए? कितने लोगों को दवा मिली ये बताइए आप। वो सब आप उत्तर दूसरे मिलेंगे। घर में झांकने की कोशिश मत करिए। मुझे बीच में पर्सनल इंटरवेंशन नहीं वो करना। एक भी उत्तर ये मेरा नहीं है। टर्न है, मुझे बोलने दें। कफन चोरी का भी नहीं, इल्जाम मेरे टर्न आपके में आप ऊपर लगा हुआ हस्तक्षेप है। ना करें। कफन चोरी का भी मेरे लगा हुआ टर्न है। में लोगों हस्तक्षेप को ना 200, करें। 300 लाशें मैंने जो जलती हुई कहा लोगों अगर ने गलत देखा हो है। तो एक नाम Thank बता you. दीजिए। लाश को जलाने ये का थैंक यू विधानमंडल थैंक यू का थैंक यू आज ओके तक पार्टी खान साहब है। शांत हो जाएं। पुरी जी आपके पास 1 मिनट है। पुरी नहीं, जी नहीं, समय पर ये समय नहीं जा रहा चलेगा है। ब्रिजेश जी, प्लीज ब्रिजेश जी ये नहीं चलेगा। आप प्लीज मेरे टर्न में मुझको कह लेने अपनी दीजिए। बात रखें आप। दूसरी चीज, बसपा के जो विधायक, ये कहा गया कि आज ओबीसी और मोस्ट ओबीसी का शिफ्ट सपा की तरफ हो रहा है। अरे उसी समय यह भी कहा गया कि पिछले चुनाव में बीजेपी के शांत साथ, नहीं, अरे तब भी ये बीजेपी से नहीं लड़े थे असलम राय, तब भी इन्हें बसपा ठीक लग रही थी। जब अपनी बात इतना कर शेयर रहे था हैं। किसके नाम मोस्ट पर, ओबीसी का किसके बीजेपी चेहरे के पर साथ, आप चुनाव तब भी लड़े थे, हमारे साथ किसको नहीं लड़े आपने मुख्यमंत्री थे। बनाया तो है? इसलिए कहना बहाव उधर है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। अब उन्हें साजन में अपना साजन नजर आ रहा है, ये उनके निजी कारण हो सकते हैं। जब सड़क बनी थी तब ठीक नहीं लग रहे थे, 5 साल बाद वो सड़क ठीक लग रही है, तो राजनीतिक कारण अलग है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन हाँ 20 सेकंड ओनली। यस, कांग्रेस के मित्र जो ये कह रहे थे कि 96 में हमने मुख्यमंत्री बनाया, ये कांग्रेस बसपा के साथ 96 में लड़ी थी और राजभवन में भंडारी साहब गवर्नर थे, ये मना करके आए कांग्रेस के लोग उमाशंकर कि पांडे, हम मायावती का खान साहब आपको ना कांग्रेस का थैंक यू। इन्हें चुनाव के पहले केवल उमाशंकर बोलेंगे, ओनली उमाशंकर पांडे, ओनली यस उमाशंकर गो। थैंक यू जी ब्रिजेश पुरी जी शांत ओके जी। बोलिए क्या खान साहब आपको अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? देखिए, खान साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं, हालांकि थोड़ा सा फैक्ट थोड़ा सा खान साहब सुधार लें। वोट बैंक हमारा 13% इसी उपचुनाव में पहुंच गया और मायावती जी की बौखलाहट ये है कि जो उपचुनाव हुए 2 जगह हमने बहुजन समाज पार्टी को हराया है और समाजवादी पार्टी को हराया है 2 जगह, ये इनकी बौखलाहट। समाजवादी पार्टी को 3 जगह हराया हमने, मुस्लिम से लेके दलित से लेके पिछड़ा वर्ग तक और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री तक, राजपूत मुख्यमंत्री तक, ये सिर्फ हमने बनाया। क्या मायावती जी अपने अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती हैं क्या? दलित नहीं बनाया। कैसी जातिवादी बातें नहीं, आप दलित लोग क्या, करते हो, मैं तो जो बाबू हैरान। जगजीवन राम से लेके मीरा कुमार से लेके आप जानते हैं क्या? आप मुसलमान नाम डिक्लेयर नहीं नहीं, मुसलमान डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने, एपीजे अब्दुल कलाम बने, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको फैक्ट नहीं पता है एमएच खान जी। हमने प्रधानमंत्री नहीं बनाए, हमने राष्ट्रपति बनाए, हमने और आप स्वयं कांग्रेस के टिकट पर लड़के आए और आज उसी कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। कैसी बात कर रहे विनोद हैं? अग्निहोत्री खान साहब इसको कहते हैं, यही काम बहन जी ने किया, यही काम बहन जी ने थैंक किया। यू उमाशंकर, थैंक यू। विनोद जी आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बीजेपी के भीतर क्या अंतर विरोध है, किन किन विषयों को लेकर है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 मुख्य समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि जो उसका जनाधार जो 2017 में बना था वो विभाजित हो रहा है, जो पंचायत चुनाव से स्पष्ट हो गया है। उसमें किसान आंदोलन भी एक कारण है, उसमें जो है केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री न बनाया जाना भी एक कारण है, उसमें और भी तमाम कारण हैं।
योगी आदित्यनाथ की सरकार हाँ, की तमाम कोरोना का कार्यशैली में उसका कुप्रबंधन, कारण है। कानून तो व्यवस्था, एक तो वो समस्या जॉब है। न देना। दूसरी समस्या ये है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सामने कि भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा घोषित करने में क्यों संकोच कर रही है, जबकि इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर यानी योगी आदित्यनाथ हैं और उनके शासनकाल में ही चुनाव होंगे, फिर भी ये कहने में उसको संकोच किस बात का है कि योगी आदित्यनाथ ही हमारा चेहरा होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी एक गंभीर अंतर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के सामने है। ये दो मुख्य अंतर्विरोध है। एक बात मैं ब्रजेश जी आपकी अनुमति से कह दूं, खान साहब ने बार बार कहा कि मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बनाया कांग्रेस ने। 1996 में खान साहब जब सपा और बसपा और कांग्रेस का गठबंधन था और त्रिशंकु विधानसभा आई थी, उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक फार्मूला दिया था कि एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और अम्मार रिजवी साहब शेरवानी सिला करके तैयार हो गए थे। तब मायावती जी भी तैयार नहीं हुई थी और मुलायम सिंह जी भी तैयार नहीं हुए थे। दोनों न एक दूसरे को समर्थन देने को तैयार थे, न किसी तीसरे के लिए तैयार थे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर बसपा की सरकार इस प्रदेश में बन जाए तो प्रधानमंत्री मुसलमान आप नहीं बनाएंगे, आप भी मायावती जी को ही बनाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच तालमेल का कोई अभाव है, जिसका नुकसान बीजेपी को चुनाव में हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार दोनों के बीच में तालमेल की कमी है, और खास करके जो प्रदेश संगठन है उसमें और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में तालमेल है, यानी स्वतंत्र देव सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच में। लेकिन केंद्रीय संगठन जो है, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश सरकार के बीच में तालमेल की कमी हम लोग इस समय सबके सामने बिल्कुल आई है। जिस तरह से दिल्ली में बैठकें हुई, जिस तरह से प्रभारी आकर के यहाँ राज्यपाल से मिले, फिर विधान सभा के अध्यक्ष से मिले और तमाम सारी चर्चाएं चली, तो सीधे सीधे और मुख्यमंत्री से नहीं मिले और ना मुख्यमंत्री उनसे मिले। तो ये निश्चित रूप से इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है। हालांकि दिल्ली में जो बैठकें हुई हैं, जिसमें योगी जी जाके अमित शाह जी से, मोदी जी से और नड्डा जी से मिले हैं, तो उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा। अब वो रास्ता कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसका पता तब लगेगा जब उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार की तारीख आ जाएगी और वो चेहरे सामने आ जाएंगे कि जिनको मंत्रिमंडल में लेना है। तब हम लोगों को सही पता लगेगा कि दिल्ली में जो डैमेज कंट्रोल हुआ है किस हद तक हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।